जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग का चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन और उसका ये पहला क्लास होगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरुआत करते हैं तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि फिजिक्स के लिए ये चैप्टर जो है वो दरवाजा माना जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है तो आगे आपको बहुत सारी जगहों पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस चैप्टर को आराम से समझने का कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं मात्रक एवं बीमा की, यहाँ पे सबसे पहला सवाल हम लोगों के मन में ये आता है कि गुरुजी, यहाँ पे जो मात्रक और बीमा की बात की जा रही है वो किसके मात्रक और किसके बीमा की बात की जा रही है। तो मेरे मित्र, यहाँ पे भौतिक राशि के मात्रक और भौतिक राशि के बीमा की बात की जाए। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, भौतिक राशि से पहले हमको ये बताओ कि ये राशि क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी हेडिंग लगा लेंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? राशि। ध्यान में रखिएगा कि राशि को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये राशि होता क्या है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, किसी भी चीज को अगर हम लोग संख्या में प्रकट कर सकते हैं या कोई भी डाटा हो हमारा जिसको हम संख्या में प्रकट करते हैं या प्रकट कर सकते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे? तो आप सभी याद रखना, राशि कहलाएंगे, यानी कि क्वांटिटी कहलाएंगे। तो आप सरल शब्दों में क्वांटिटी के बारे में ये कह सकते हैं कि जिसे जिसे संख्या के रूप में जिसे संख्या के रूप में संख्या के रूप में लिखा जा सके, जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके लिखा जा सके उसे उसे राशि कहा जाता है, यानी कि उसे ही क्वांटिटी कहा जाता है। तो हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि कोई भी चीज जिसको आप एज अ नंबर लिख सकते हैं या संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? आप कहेंगे गुरुजी राशि कहलाए। सवाल ये है कि गुरुजी ये एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं राशि के। तो मेरे मित्र, आप सभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ की कुछ ना कुछ आबादी होगी। अब वो आबादी कोई नंबर हो सकता है, 2000 आबादी हो सकता है, या फिर 4000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 7000 हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग राशि के एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग राशि के एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी, जो जनसंख्या है जिसको हम लोग आबादी भी कहते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु की लंबाई की किसी वस्तु की लंबाई की, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान की, या फिर बात करते हैं वस्तु के चौड़ाई की, या फिर हम लोग बात करते हैं वस्तु के भार की। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप क्या कर सकते हो? संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जैसे अगर आप जनसंख्या की बात करोगे, पॉपुलेशन की बात करोगे, तो आप कहोगे गुरुजी, जनसंख्या या तो 2000 हो सकती है, या फिर 4000 हो सकती है, या सो ऑन। जितनी जनसंख्या होगी उतने के हिसाब से हम लोग नंबर कहेंगे तो वो क्या होगा? तो जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या हुआ कि किसी एक निश्चित जगह के आबादी को या जनसंख्या को आप संख्या के सहारे लिख पा रहे हो। दैट मीन्स जनसंख्या क्या है आपका? आप कहेंगे राशि है, क्वांटिटी है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें किसी वस्तु की लंबाई की अगर हम लोग बात करें किसी भी वस्तु की लंबाई की, तो हम लोग लंबाई को वस्तु के माप के हिसाब से या तो 5 मीटर कह सकते हैं, या फिर 10 मीटर कह सकते हैं, या फिर 7 मीटर कह सकते हैं, या फिर 15, या फिर 1500 मीटर कह सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु की लंबाई को हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, मतलब वस्तु की लंबाई हमारा राशि है। इसी तरह से द्रव्यमान भी हमारा कुछ भी हो सकता है। 5 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है, 100 kg हो सकता है। चौड़ाई भी 4 मीटर 5 मीटर जितनी माप होगी उस हिसाब से हो सकता है।
ठीक उसी तरह अगर हम वस्तु के भार की बात करेंगे तो 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8 न्यूटन ये हो सकता है जितना वस्तु का भार होगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को अगर हम लोग संख्या के रूप में लिख रहे हैं तो वो चीज हमारा क्या है, राशि है, क्वांटिटी है, या जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके वही हमारा क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। फिर मित्र आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखें, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के कुछ नियम होंगे और कुछ टर्म होंगे, उसको हम लोग एक स्पेसिफिक नाम के सहारे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हुआ कि भौतिकी के कुछ नियम होंगे और भौतिकी के ही कुछ अपने शब्द होंगे। जैसे अगर हम भौतिकी के कुछ शब्द की बात करें तो ये आपका बल हो गया, भार हो गया, या फिर चाल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास पड़े हैं जिसके रूप में आप भौतिकी में यूज होने वाले शब्द का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो सर इस्तेमाल करते हैं, या भौतिकी के शब्द का आप कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग राशि से परे भौतिक राशि की यहाँ पे कल्पना करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी भौतिकी के नियमों और पदों को जिस राशि के सहारे व्यक्त किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे राशि भी समझना इंपॉर्टेंट था और साथ ही साथ भौतिक राशि क्या होता है ये भी समझना इंपॉर्टेंट था। तो आप चाहें तो अब हेडिंग लगा सकते हैं किस चीज का, तो सर हेडिंग लगा सकते हैं भौतिक राशि का, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन को समझने से पहले आपको इस दो चीज को पूरी तरह से समझना होगा, तभी आगे का कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं इंग्लिश में सर, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं इंग्लिश में। ध्यान देंगे यहाँ पे ये सब चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, समझने के लिए था और मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है सर। अच्छा भार मिट रहा है तो कोई बात नहीं है सर, थोड़ा जगह बच जाएगा, बाकी के एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए हैं। चलिए ये भी मिटा दे रहे हैं सर। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना होगा ना, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज। ये एग्जाम्पल हो गया सर, और यहाँ पे भार लिखा हुआ था, तो चलिए भार भी आपका रह जाएगा 80। अब बात किसकी करनी है सर, भौतिक राशि की, फिजिकल क्वांटिटी की। तो आप क्या कहेंगे कि भौतिकी के नियमों एवं पदों को भौतिकी के नियमों एवं पदों को जिस राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिस राशि के द्वारा जिस राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उसे भौतिक राशि कहा जाता है, उसे भौतिक राशि कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। तो कोई भी बात करेगा आपसे ये बताओ कि राशि क्या होता है, आप कहेंगे भैया जिसको भी हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, दैट्स ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी। ये सब के सब किसके होंगे एग्जाम्पल, आप कहेंगे राशि के एग्जाम्पल होंगे। बट अगर हम लोग फिजिक्स में आएंगे और भौतिक राशि की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि भौतिकी के नियमों एवं पदों को जिस राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, भौतिक राशि कहा जाएगा, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहा। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो डेफिनेशन है और हम लोग इसको समझ ही नहीं रहे। भाई मेरे परेशान होने की जरूरत नहीं। जब हम लोग बात कर रहे हैं भौतिकी के नियमों की तो आप सभी क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे याद करते हैं। क्या कहते हैं कि गुरुजी जब दो वस्तु एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तब उस दोनों के बीच में क्या होता है, तो कुछ ना कुछ बल लगता है। मेरे मित्र इस बल को आप क्या कहते हो, आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक भौतिक राशि है ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो फिजिक्स का एक नियम है जिसको आप किसके सहारे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो गुरुत्वाकर्षण के सहारे रिप्रेजेंट कर। दैट मीन्स गुरुत्वाकर्षण क्या है हमारा, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देंगे अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स की तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो बल होती है
वो द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आप सभी झट से कहते हो बल कहलाता है। यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को आपने किससे व्यक्त करा? आप कहेंगे गुरुजी बल से व्यक्त करा। तो बल तो हो गया ना आपका भौतिक राशि। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं वेग की, तो आप कहते हो कि गुरुजी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछते कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे वेग कहा जाता है। अब ये डेफिनेशन कहां से आया है? फिजिक्स से आया है, जिसको आपने किसके सहारे रिप्रेजेंट करा? वेग के सहारे रिप्रेजेंट करा। तो वेग क्या हो गया आपका? भौतिक राशि हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो। मेरे मित्र, जब भी हम लोग बात करेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है, तो आप सभी कहेंगे कि भौतिकी के नियमों एवं पदों को जिस राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि का। ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पे भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि भौतिकी में जितने भी टर्म यूज होते हैं दैट्स ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जितने भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं सब के सब किसके उदाहरण हैं? आप कहेंगे गुरुजी भौतिक राशि के उदाहरण है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, दो चार आप सभी यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे बल की, बात करेंगे किसकी? वेग की। बात करेंगे किसकी? द्रव्यमान की। बात करेंगे किसकी? त्वरण की। बात किसकी करेंगे? वस्तु के भार की। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब भौतिक राशि कहलाएंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। साथ ही ये सब के सब क्या होंगे? आप कहेंगे सर राशि होंगे। काहे? तो सर इन सभी को तो हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। बल लिखेंगे तो कहेंगे 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन। वेग की बात करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। मतलब ये हुआ कि भौतिकी के नियमों और पदों को जिसके सहारे व्यक्त किया जाएगा वे सभी भौतिक राशि तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, साथ में राशि भी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि राशि वो चीज होती है जिसको हम लोग संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये राशि और साथ ही साथ भौतिक राशि ये दोनों हमारा क्लियर हो गया। लेकिन ये बताओ कि हम लोग जब भी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो वहां पे हम लोगों को एक शब्द मापन मिलता है। तो ये मापन क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? तो मेरे मित्र यहीं पे आपको मेजरमेंट को भी समझना होगा, फिर आपको क्या समझना होगा? फिर आपको भौतिक राशि के प्रकार को समझना। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ये फ्लक्चुएशन का है? तो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग बल की बात करेंगे तो इसको एज अ क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 न्यूटन अगर है तो 5 न्यूटन रिप्रेजेंट करेंगे, 7 न्यूटन है तो 7 न्यूटन रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन या अदरवाइज कितना भी न्यूटन की बात करेंगे वे सब के सब क्या होंगे? फोर्स का माप होगा, मेजरमेंट होगा, यानी कि मापन होगा। आप कहेंगे सर फिर ये तो नया चीज आ गया हमारा यहाँ पे। नया चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी? यहाँ पे बात करते हैं मापन की। किसकी बात करते हैं? मापन की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी चीज होगा उसको हम लोग मापेंगे, वही हमारा मेजरमेंट कहलाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे। ध्यान देंगे कि अगर हम आपको बोलें कि ये आपका एक बिंदु ए है और ये आपका कोई दूसरा बिंदु बी है, तो ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि ये 3 मीटर होगी। कितनी होगी? 3 मीटर होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए एवं बी की, ए एवं बी की बीच की दूरी, ए एवं बी की बीच की दूरी कितनी है? तो 3 मीटर है। कितनी है सर? 3 मीटर। जरा सा आप हमको ये बताइए कि ये 3 मीटर आपने कैसे मापा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हमने स्केल से मापा है। मेरे मित्र स्केल पे ये जो आपका मीटर है ये कहाँ से आया? आप कहेंगे सर ये तो फिक्स रहता है लंबाई मापने के लिए, और इसीलिए हर एक स्केल पे मीटर लगा हुआ रहता है। तो मेरे मित्र मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस था, जो मैंने आपसे पूछा कि कितनी होगी, तो आपने अनुमानित बताया 3 मीटर होगी। कैसे? स्केल से माप करके।
तो यहाँ पे ए और बी की बीच की दूरी जब आपने स्केल से नहीं मापा था तब आपके लिए अनजान था। ध्यान से समझिएगा चीजों को। मैंने बोला कि ए और बी की बीच की दूरी कितनी होगी, आपने खट से स्केल निकाला और बोल दिया 3 मीटर। लेकिन स्केल से मापने से पहले तक ए और बी की बीच की जो दूरी थी वो आपके लिए अनजान थी। आप कहेंगे बिल्कुल अनजान थी, हमने जब मापा तब हमको पता चला। तो मेरे मित्र, आपने मापा तो किससे मापा? तो आप कहेंगे स्केल से। स्केल क्या है? तो लंबाई मापने का एक डिवाइस है। उस पे पहले से क्या रेटिंग रहता है? तो सर लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर, ये सब रेटिंग रहता है। तो मेरे मित्र, पहले से आपको मीटर और सेंटीमीटर के बारे में पता था और आपने स्केल लाया और ए और बी की बीच की दूरी को मापा। तो आपने क्या करा? आपने ये करा कि यहां जो इस दोनों के बीच की दूरी से आप अनजान थे उसको किसी जानी हुई दूरी के सहारे तुलना करने की कोशिश कर। ध्यान से समझिएगा कि स्केल तो आपका जाना पहचाना था, उसमें लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर, जो कुछ भी था सारा लिखा हुआ था। तो स्केल के बारे में आप जान रहे थे, लेकिन ए और बी के बीच की दूरी को आप जान रहे थे। आप कहेंगे नहीं, आपने स्केल से मापा। तो मेरे मित्र, ए और बी की बीच की दूरी मापने से पहले आपके लिए अनजान थी। जब आपने मापा तब क्या हो गया? तो सर हमने जानी हुई चीज से तुलना करा, स्केल से तुलना करा। स्केल में वहां तक बताया गया था कि यहां तक की दूरी 3 मीटर होगी। मतलब ये हुआ कि यहां पे हमने ए और बी के बीच की दूरी को क्या करा? सिर्फ और सिर्फ मापा। लॉजिक क्या है? तो ए और बी की बीच की दूरी क्या थी? अनजान थी, उसको हमने जानी हुई राशि से तुलना कर दिया। ए और बी की बीच की दूरी क्या थी? हम लोगों से अनजान थी, लेकिन स्केल के सहारे हमने जानी हुई राशि से तुलना कर दिया। मतलब ये हुआ कि व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट मेजरमेंट, जब भी हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो सरल शब्दों में ये कहते हैं कि किसी अनजान राशि को जानी हुई राशि के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो आप सभी यहाँ पे एज अ डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आप सभी यहाँ पे एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं मापन के बारे में कि किसी किसी जानी हुई किसी जानी हुई सॉरी किसी अनजान राशि, पहले अनजान लिखिए, किसी अनजान राशि की तुलना की तुलना की तुलना जानी हुई राशि से करना, जानी हुई राशि से करना, किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से करना मापन कहलाता। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, यानी कि मेजरमेंट कहलाता। मापन कहलाता है यानी कि मेजरमेंट कहलाता। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि बल का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन भी हो सकता है सर। इसी तरह वेग जो है हमारा वो 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो यहाँ पे बल का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन होगा, ये चीज हमको पहले से मालूम है। हमने डिवाइस लगाया तो माप लिया। ये जो न्यूटन है ये पहले से जाना हुआ है। अब हम इस बोर्ड को कितना प्रेस कर रहे हैं वो हमारा डिवाइस बता देगा कि आप इतना न्यूटन प्रेस कर रहे हैं। तो जितना हम दबाव यहाँ पे डालेंगे मतलब बल लगाएंगे, तो कितना बल लगा रहे हैं ये हमारे लिए अनजान है। लेकिन बल के डिवाइस के थ्रू उसको हम मापने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी जितना बल आप लगाएंगे उतना हमको पता चल जाएगा। मतलब वो डिवाइस जो है उसमें जानी हुई राशि फीट है कि बल के लिए यूनिट हम लोग न्यूटन लेंगे और यहाँ पे जितना बल लगाया जा रहा है वो 5 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं ये जो मेजरमेंट है वो क्या करता है? तो सर किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से करना ही क्या कहलाता है? तो सर मेजरमेंट या फिर मापन कहलाता है। या मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? तो किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से करते हैं। आप कहेंगे चलो सर ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि मापन क्या होता है, साथ ही साथ राशि क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है। अब सवाल ये है कि ये बताओ कि भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं? मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सर। क्या हेडिंग लगाएंगे? भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार यानी कि इंग्लिश में आप इसको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कह सकते। क्या कह सकते हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कह सकते, जिसको हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं? तो इसी को हम लोग हिंदी में
भौतिक राशि का प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भौतिक राशि का प्रकार लिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये चीज भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आप कहेंगे क्यों गुरुजी? क्योंकि भौतिक राशि का जो प्रकार आपको समझना है, ये दो बेस पे आपको समझना। आप कहेंगे कौन कौन सा बेस? तो पहला बेस है आपका, बेस बोले तो आधार। तो यहां पे मैं आधार लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आधार यानी कि बेस। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप खट से पूछेंगे कि आधार क्या है, किस आधार पे पूछ रहे हैं, और ये आधार कितने हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जो आधार है आपका, ये जो आधार है आपका, उसमें पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, या आप कह सकते हो उत्पत्ति के आधार पर। क्या कह सकते हो सर? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा आप क्या कह सकते हो? तो सर दूसरा कह सकते हो दिशा के आधार पर। दूसरा आप दिशा के आधार पे कह सकते। तो कोई भी आपसे ये पूछेगा, ये बताओ कि भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आप जो प्रकार पूछ रहे हैं वो किस बेस पे पूछ रहे हैं, किस आधार पे पूछ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पे पूछ रहे हैं या फिर दिशा के आधार पे पूछ रहे हैं? आप कहिएगा कि गुरुजी पहले हमको बता दो कि उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन सा होता है और दिशा के आधार पे कौन कौन सा होता है। आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। मेरे मित्र आप सभी हेडिंग लगाएंगे, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार। ठीक है सर। अब यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो ध्यान में रखिएगा कि पहला होता है आपका, पहला होता है आपका मूल राशि। मूल राशि जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मूल राशि को ही आधारी राशि भी बोला जाता है। मूल राशि को ही क्या बोला जाता है? आधारी राशि भी बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूसरा आपका कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि। दूसरा कौन सा होता है? व्युत्पन्न राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे तीसरा आपका कौन सा होता है? तो तीसरा होता है संपूरक राशि। तीसरा कौन सा होता है? संपूरक राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा ये बताओ कि उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं, तब आप क्या कहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि के तीन प्रकार हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है आधारी राशि या मूल राशि। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा आप कहेंगे संपूरक राशि है। तीसरा कौन सा है? संपूरक राशि है। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी मूल राशि क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चीज का जो मूल होता है ना, वो किसी अन्य चीज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है? किसी भी चीज का जो जड़ होता है वो अपने आप खड़ा होता है, और जड़ बोले तो मूल को ही जड़ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग मूल राशि की बात कर रहे हैं, ये वैसी राशि होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है और इसकी संख्या निश्चित होती है। तो आप सभी अगर चाहें तो एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि मूल राशि किस प्रकार की राशि है? आप कहेंगे ऐसी राशि है, मूल राशि ऐसी राशि है, ऐसी राशि है जो जो किसी अन्य राशि पर, जो किसी अन्य राशि पर, अन्य राशि पर निर्भर, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती।
अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। कोई भी आपसे पूछेगा कि मूल राशि किस प्रकार की राशि है, आप कहेंगे ऐसी राशि है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है, फ्री होती है। और मेरे मित्र, इसकी संख्या निश्चित होती है। कितनी होती है? तो आप सभी याद रखना कि इसकी संख्या 7 होती है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर एरो डाल करके कि इसकी संख्या निश्चित होती है। इसकी संख्या निश्चित होती है। निश्चित होती है। कितनी होती है सर? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यानी कि इसका उदाहरण कौन कौन सा है। मेरे मित्र, आप सभी जो बात करते हो लंबाई की, बात करते हो द्रव्यमान की, बात करते हो टेम्परेचर की, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आधारी राशि तो हैं, मूल राशि तो हैं। ये किसी चीज पे डिपेंड करते हैं क्या? नहीं करते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी और चीज पे निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। विद्युत धारा किसी और चीज पे निर्भर करता है? नहीं करता है सर। तापमान किसी चीज पे निर्भर करता है? नहीं करता है सर। मतलब वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मूल राशि कहेंगे। इसकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। कितना है सर? 7 है। मूल राशि कौन कौन से हैं? बाय द वे अगर कोई पूछ दे तब आप क्या जवाब देंगे? तो सर तब आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना होगा। क्या जवाब देना होगा? तो जो आपका लंबाई है, साथ ही साथ जो आपका द्रव्यमान है, साथ ही साथ जो आपका ताप है, और साथ ही क्या सर? तो सर जो आपका विद्युत धारा है, यहाँ पे मैं लिख दूं, इधर तो सर जगह बच नहीं रहा है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि को अगले पेज में समझ ले। तो लंबाई, ताप, द्रव्यमान, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं सर, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा। जब हमको अगले पेज में समझाना ही है तो इसको हम लोग समझा लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप सभी समझ। ठीक है? जो आपका लंबाई है, साथ में जो आपका द्रव्यमान है, साथ में जो समय है, और साथ ही जो आपका विद्युत धारा है, जो आपका विद्युत धारा है, तापमान है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है, और साथ ही जो आपका ज्योति तीव्रता है, जो आपका ज्योति तीव्रता है, ये सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं? सॉरी, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, और इसीलिए ये सातों क्या कहलाते हैं? तो आप सभी याद रखना, ये सातों जो है ये आधारी राशि या फिर मूल राशि कहलाते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मूल राशि क्या है, तो आप कहेंगे ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, इसकी संख्या निश्चित होती है। कितनी? 7। कौन कौन सा है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है, और ज्योति तीव्रता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये सातों राशि आप सभी अपने माइंड में हमेशा रखेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर व्युत्पन्न राशि की। किसकी बात करते हैं? व्युत्पन्न राशि की। तो आप सभी हेडिंग लगा लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे सर, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसी को अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी इसी को इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। सवाल ये है कि गुरुजी ये होगा क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग कैसे समझेंगे? मेरे मित्र आसानी से, जैसे हम यहाँ पे आपको 2-4 एग्जाम्पल देना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि ये बताओ कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हैं सर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और ये बात कौन नहीं जानता। ध्यान दीजिएगा कि जब आप वेग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी विस्थापन बटा समय होता है। वेग क्या है? विस्थापन बटा समय है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं बल की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी
त्वरण गुना द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं, उल्टा लिख दिए हैं। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो त्वरण गुना द्रव्यमान भी आप कह सकते हैं। गुना तो करना है सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं चाल की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये तो दूरी बटा समय होता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, दाब की, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। मेरे मित्र, आप सभी इस सभी फॉर्मूला पे गौर फरमाएंगे। क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। मेरे मित्र ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे जो आप लंबाई गुना चौड़ाई कह रहे हैं, ये जो आपका लंबाई है, ये कौन सी राशि है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो आधारी राशि है, अभी जस्ट आपने बताया। इसी को हम लोग मूल राशि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको बस फॉर्मूला में एक ही चीज ढूंढना है, आधारी राशि। वेग विस्थापन बटा समय, समय क्या है? आप कहेंगे आधारी राशि, आधारी राशि है। बल त्वरण गुना द्रव्यमान हमने लिखा, द्रव्यमान क्या होगा? आप कहेंगे सर आधारी राशि बोल लो या मूल राशि बोल लो। ध्यान दीजिएगा, हमने चाल इक्वल टू दूरी बटा समय बोला, समय क्या है हमारा? आप कहेंगे मूल राशि। फिर यहाँ पे दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल बोला, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे लंबाई अगुना चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करने में हमको क्या मिल रहा है? तो सर एक आधारी राशि या मूल राशि मिल रहा है, एक आधारी राशि या मूल राशि मिल रहा है। आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि अगर इन सभी फॉर्मूला को हमको एक्सप्लेन करना है, अगर इन सभी फॉर्मूला को हमको एक्सप्लेन करना है, तो कहीं ना कहीं किसका सहारा लेना पड़ रहा है? सर आधारी राशि या मूल राशि का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरे मित्र, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा कि वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए आधारी राशि का सहारा लेना पड़ता है, मूल राशि का सहारा लेना पड़ता है, उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये निर्भर होते हैं किस पे? तो सर बगैर आधारी राशि के तो ये सब फॉर्मूला अधूरा है सर। मतलब साफ है कि आधारी के बिना ये सब के सब अधूरा है। तो वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशि के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, जब आप समझ गए हैं तो इसके डेफिनेशन को भी लिख लेंगे, इसके डेफिनेशन को भी आप सभी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? डेफिनेशन आप सभी लिखेंगे कि वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि, भौतिक राशि जो मूल राशि पर, जो जो मूल राशि पर निर्भर होता है, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर होता है, मूल राशि पर निर्भर होता है, क्या कहलाता है? आप सभी याद रखेंगे, व्युत्पन्न राशि। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाता। तो कोई भी आपसे पूछेगा सर कि व्युत्पन्न राशि क्या है, तो आप कहेंगे कि ये वैसी भौतिक राशि है जो किस पे निर्भर होती है? आधारी राशि पे निर्भर होती है। एग्जाम्पल क्या होगा? मेरे मित्र अभी जस्ट आप सबों ने देखा है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो हमारा चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, दाब है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब व्युत्पन्न राशि कहलाएंगे, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि आपने तो बताया कि उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं, और उसमें आपने एक संपूरक राशि के बारे में भी बताया। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, इस संपूरक राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में सप्लीमेंट्री, इसको हम लोग इंग्लिश में
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि संपूरक राशि जो है, संपूरक राशि जो है ये कितने होते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये दो होते हैं। ये कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहला होता है समतल कोण। पहला होता है समतल कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल कहते हैं। और दूसरा होता है आपका ठोस कोण। दूसरा कौन सा होता है? ठोस कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं, या इसी को हम लोग धन कोण के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग धन कोण के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी संपूरक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। और उत्पत्ति के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी उत्पत्ति के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आधारी राशि या मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, और तीसरा हमारा क्या होगा? आप कहेंगे संपूरक राशि हो। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। आप सभी हेडिंग लगा लेंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे सर? आप सभी हेडिंग लगाएंगे दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार क्या कहिएगा? आप सभी याद रखिएगा कि दिशा के आधार पर ये दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? ध्यान में रखेंगे कि एक होगा सदिश राशि, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सदिश राशि, या फिर इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा कौन सा होगा हमारा? दूसरा होगा हमारा अदिश राशि, जिसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसको हम लोग इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका डेफिनेशन समझेंगे। बाकी वेक्टर आपका एक यूनिट है जिसको हम आपको आगे कराने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ करके आप एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको रिजल्टेंट वेक्टर भी समझना होगा, यूनिट वेक्टर भी समझना होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर भी समझना। इसके लिए आपका एक यूनिट है जो कि आपका अगले क्लास में होगा। अभी यहाँ पे हम लोग चूंकि भौतिक राशि के प्रकार को डिस्कस कर रहे हैं, तो दिशा के आधार पे सदिश और अदिश को डिस्कस करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सदिश राशि की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सदिश यानी कि आप सभी इसको क्या कह सकते हैं? आप सभी कह सकते हैं कि वैसी भौतिक राशि। सदिश मतलब क्या? दिशा के साथ हो, वैसी भौतिक राशि। भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत हो, जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत हो, दिशा की जरूरत हो, क्या कहलाएगा? सदिश राशि। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सदिश राशि वैसी भौतिक राशि को बोला जाएगा जिसको जब भी व्यक्त किया जाएगा वहां पे डायरेक्शन मस्ट हो जाएगा। बगैर डायरेक्शन के हम लोग सदिश राशि को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो सदिश जहां पे भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाना, सदिश मतलब क्या? दिशा के साथ। मतलब क्या? कि इसमें दिशा होना बहुत ही जरूरी है, डायरेक्शन को बताना बहुत ही जरूरी है। जबकि जो अदिश राशि होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, इसकी इसको इसको व्यक्त करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं हो। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती।
तो बस ये आपको अंतर यहाँ पे याद रखना है, बस इतना सा डिफरेंसेस यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है कि सदिश राशि की बात जब भी करेंगे तो कहेंगे कि ये वैसी भौतिक राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है, या फिर अगर हम अदिश राशि की बात करेंगे तो कहेंगे इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं हो। अब सवाल ये है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं वेग की, जब हम लोग बात करते हैं वेग की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जहां पे भी वेग आएगा एक निश्चित डायरेक्शन की बात कीजिए। अगर बात किया जाएगा त्वरण की तो हम लोग कहेंगे गुरुजी यहाँ पे भी हम एक डायरेक्शन की बात करेंगे। मतलब क्या हुआ कि वैसी सभी भौतिक राशि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा हमको चाहिए ही चाहिए, क्या कहलाएगा? सदिश राशि क्या। और अगर हम लोग बात करें किसकी, बात करें यहाँ पे अदिश राशि की, तो क्या किसी वस्तु के चाल को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बताने के लिए आपको चाल की जरूरत होती है? आप कहेंगे नहीं होती है। किसी वस्तु के घनत्व को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है? आप कहेंगे नहीं होती है। मतलब चाल हो गया, दूरी हो गया, घनत्व हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गया, आयतन हो गया, इन सभी को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये सब के सब अदिश राशि कहलाएंगे। और जिसको बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर सदिश राशि। आप कहेंगे कि चलो सर राशि भी हमारा क्लियर हो गया, भौतिक राशि भी क्लियर हो गया, मापन क्या होता है ये चीज भी क्लियर हो गया, और भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं ये भी क्लियर हो गया। लेकिन ये बताओ ये यूनिट क्या होता है? तो मेरे मित्र, यूनिट की चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस।